एक दिन एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट को एक डेथ नोट पड़ी हुई मिलती है और इस नोटबुक में जिस भी इंसान का नाम लिखा जाए वो 40 सेकंड के अंदर ही मर जाएगा। अब इस नोटबुक का यूज करके ये लड़का दुनिया का नया भगवान बनने की राह पर चल पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम एक शिनिगामी को देखते हैं जो जापानीज कल्चर में गॉड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पर एक खास शिनिगामी को देखते हैं जिसका नाम है रियुक, जो अकेला बैठकर कुछ सोच रहा होता है। उसके आसपास उसके और शिनिगामी साथियों का ग्रुप है जो बस आराम कर रहे हैं या फिर कुछ अलग अलग किस्म के फालतू गेम्स खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइट यागामी को, जो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट और एक जीनियस लड़का है। जब उसकी क्लास खत्म हो जाती है और वो घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में एक पब्लिक टेलीविजन चल रही होती है जहां वो न्यूज रिपोर्ट देखता है। उस न्यूज में अलग अलग किस्म के क्राइम्स के बारे में कवरेज हो रही होती है और धीरे धीरे दिखाया जाता है कि दुनिया में क्राइम कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बगल के मोहल्ले में 2 लोगों का कत्ल हो गया, बीवी अपने पति को चाकू मार के भाग गई। और आपको मालूम है इस वक्त रियुक और लाइट की सोच में एक सिमिलैरिटी निकल के आती है। वो दोनों का यही मानना है कि दुनिया अब पूरी तरह से सड़ चुकी है और अब इसे बदलने की जरूरत है। अगली सुबह लाइट फिर से क्लास में आता है पर उसका ध्यान लेक्चर पर नहीं है क्योंकि उसे पहले ही सब कुछ आता है। यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है और तभी उसकी नजर एक नोटबुक पर पड़ती है जो आसमान से गिरती है और जमीन पर आ लगती है। स्कूल खत्म होते ही वो नीचे जाता है और उस नोटबुक को देखता है जो अब भी वहीं पड़ी होती है। जैसे ही वो उस नोटबुक को उठाता है उसके कवर पर डेथ नोट लिखा होता है। वो बुक को खोलता है और अंदर लिखा देखता है जिस भी इंसान का नाम इस डेथ नोट पर लिखा जाए वो इंसान मर जाएगा। लाइट सोचता है कि ये सब बेकार की बातें हैं और नोटबुक को वापस जमीन पर रख देता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। लगता है ये बस किसी ने मजाक में छोड़ रखा होगा या कोई प्रैंक होगा। लेकिन फिर भी लाइट के मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी जगती है और वो सोचता है क्या पता ये सच हो या कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं। अब वो घर वापस जाते वक्त लाइट उस डेथ नोट को उठा लेता है और घर पहुंचते ही उस बुक के रूल्स पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान के नाम तुम इस डेथ नोट में लिखोगे वो इंसान 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन उस इंसान का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उस इंसान की शक्ल होनी चाहिए ताकि अगर वही नाम किसी और इंसान का भी हो तो गलती से ना मर जाए। सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि तुम उस इंसान को किसी बीमारी या एक्सीडेंट में भी मरवा सकते हो और उसके लिए उसका नाम लिखने के बाद 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर उसकी मौत का पूरा तरीका लिखना होता है। उसकी मौत कहाँ पर होनी है, कैसे होनी है और किस वक्त, ये सब तुम्हें डिसाइड करना होगा। ये सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पर लेट जाता है और सोचता है प्रैंक के नाम पर कितनी ज्यादा डिटेल्स हैं। चलो भाई क्यों ना इसे एक बार ट्राई करके देखा ही जाए। उसके मन में क्यूरियोसिटी जगती है और वो एक पेन उठाता है। लेकिन नाम लिखने से पहले वो थोड़ा सोचता है अगर मैंने नाम लिखा और सच में कोई मर गया तो ये तो मैं मर्डरर बन जाऊंगा। अगर मैं किलर बन गया तो। लेकिन तभी उसका ध्यान टीवी की तरफ जाता है जिसमें लाइव न्यूज चल रही होती है। उस न्यूज में एक क्रिमिनल ने एक बिल्डिंग में कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया होता है। बंदी मतलब कैदी। न्यूज रिपोर्टर बताता है ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले हफ्ते एक शॉपिंग मॉल में भी क्राइम किया था। टीवी स्क्रीन पर उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा भी दिखाया जाता है। लाइट उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा देखकर डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है और फिर 40 सेकंड का इंतजार करता है। सोचता है कि अब उस इंसान की डेथ न्यूज सुनने को मिलेगी। लेकिन 40 सेकंड के बाद भी कुछ नहीं होता और उसे लगता है ये तो फालतू की चीज है, किसी ने पक्का प्रैंक ही किया होगा मेरे साथ। ये सोचकर वो टीवी बंद करने ही वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि उस बिल्डिंग में बंद टीचर्स और स्टूडेंट्स एक एक करके बिल्डिंग से निकल रहे हैं और किसी को भी कोई चोट नहीं लगी होती है। उस वक्त एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ये खबर दी है कि बिल्डिंग में जो क्रिमिनल था वो अचानक हार्ट अटैक से मर गया है। टीचर्स ने बताया कि वो बंदा एकदम से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। और भाई ये सुनते ही लाइट के चेहरे पर एक हैरानी और थ्रिल आ जाता है और उसके दिमाग में एक ही चीज गूंजने लगती है कि डेथ नोट असली है। लाइट को अब पूरा यकीन हो जाता है कि जो बंदा मर गया है वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा उसने डेथ नोट में लिखा था। इस वजह से वो काफी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अभी लाइट को पूरी तरह यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और क्या सच में ये डेथ नोट काम करती भी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए ये एक बार और डेथ नोट को टेस्ट करने के बारे में सोचता है। अगले दिन लाइट अपने स्कूल पहुंचता है और देखता है कि एक लड़का जिसका नाम सूडो है जो एक बुली है और एक लड़के को तंग कर रहा होता है और उसे पैसों की डिमांड कर रहा होता है। लाइट के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर ऐसे लोग दुनिया से गायब हो जाएं
तो इनके गायब होने पर भी शायद ही किसी को कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि दुनिया और अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो सोचता है कि उसे ऐसे लोगों को मारना अवॉइड करना चाहिए जिन्हें वो जानता है, क्योंकि उससे वो पकड़ा जा सकता है। जब लाइट अपने घर वापस जा रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है कि कुछ गुंडे एक मोटर बाइक पर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। लाइट एक शॉप के अंदर चला जाता है और सुनता है कि उस गैंग का लीडर अपना नाम शिबुई मैरो बताता है। लाइट तुरंत सोचता है कि ये एक और मौका है डेथ नोट को टेस्ट करने का। उस शॉप के अंदर वो उस गैंग लीडर का नाम अलग अलग स्पेलिंग कॉम्बिनेशन में लिख देता है, क्योंकि डेथ नोट में लिखते वक्त स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, इसलिए वो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोच सकता है उन सबको डेथ नोट में लिख लेता है। लाइट डेथ नोट में कॉज ऑफ डेथ के बॉक्स में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। फिर 40 सेकंड के बाद वो लड़की अपनी जान बचाकर गुंडों से दूर भागती है, लेकिन वो गैंग का लीडर अपनी बाइक पर उसका पीछा करता है। तभी अचानक से एक ट्रक वहां आता है और उस लीडर को टकराकर उड़ा देता है। जैसे लाइट ने डेथ नोट में लिखा था वैसा ही होता है और एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए उस लीडर की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद लाइट को पूरा यकीन हो जाता है कि डेथ नोट असल में काम करती है। अब तक लाइट 2 लोगों को मार चुका होता है और उसके दिमाग में इमोशंस का तूफान चल रहा होता है। वो सोचता है कि उसने क्या कर दिया और अपने आप से घबरा जाता है, क्योंकि उसके हाथों से मर्डर हो गया है। इस समय हमारे मेन कैरेक्टर लाइट को गिल्ट भी है और शौक भी है। और दूसरी तरफ हम शिनिगामी वर्ल्ड में रियू को देखते हैं, जो बाकी शिनिगामी के साथ बैठा होता है। वो बताता है कि उसने अपनी डेथ नोट को अर्थ पर गिरा दिया है, जिस पर उसके दोस्त यानी बाकी शिनिगामी हंसने लगते हैं। हम ये भी देखते हैं कि रियू के पास एक और डेथ नोट भी है जो उसने अभी अपने पास संभाली हुई है। और तभी हम एक पोर्टल देखते हैं जो इंसानी दुनिया और शिनिगामी रियल्म को कनेक्ट करता है। रियू अपने बड़े से पंख फैलाता है और उस पोर्टल के जरिए इंसानी दुनिया में आ जाता है। उधर लाइट भी स्कूल से घर आकर अपनी मॉम को अपना टेस्ट दिखाता है, जिसमें उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की होती है। उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लाइट सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो डेथ नोट को खोलता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। इन सारे नामों को देखकर वो मन मंद मुस्कुरा रहा होता है। तभी रियूक वहाँ पर आ जाता है और उसे देखते ही लाइट डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। रियूक उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें डेथ नोट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैंने ही इसे गिराया था। मैं एक शिनिगामी हूँ। लाइट कहता है, हाँ मुझे मालूम था, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मुझे पहले ही समझ आ गया था कि ये एक आम नोटबुक नहीं है। इसका इस्तेमाल करने पर मुझे कभी न कभी तो मौत का सामना करना ही पड़ेगा। रियूक डेथ नोट को देखता है और इम्प्रेस्ड होता है कि लाइट ने सिर्फ 5 दिन में ही इतने सारे नाम लिख दिए होते हैं। लाइट उसे पूछता है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई सजा देने आए हो? रियूक हंसते हुए कहता है, कैसी सजा भाई? एक बार ये डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिरा दिया जाए तो ये किसी इंसान की हो जाती है। जो इंसान इसे उठाता है, जिसको डेथ नोट ये मिल जाए, अब ये तुम्हारी है। तुम इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो किसी और को दे दो। इसके बदले में मुझे तुम्हारे दिमाग से डेथ नोट की सारी यादें मिटानी होंगी। रियूक लाइट को एक और बात बताता है, जो लोग डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही नर्क। और जब तुम्हारा मरने का वक्त आएगा तो मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। उसके बाद रियूक लाइट से पूछता है, तुमने ज्यादा क्रिमिनल्स को हार्ट अटैक से मार दिया, लेकिन उस गैंग लीडर को तुमने ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्यों मारा? लाइट समझाता है, मैं ये चेक करना चाहता था कि अगर सारे के सारे लोग सिर्फ हार्ट अटैक से मर रहे हैं तो लोगों को जल्दी ही शक हो जाएगा कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी ताकि लोग ये ना समझे कि ये किसी इंसान का काम है, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस दुनिया से क्राइम को मिटा दूं। लाइट कहता है, मैं चाहता हूं कि जब लोगों को लगेगा कि ऊपर कोई है जो सब कुछ देख रहा है तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे। सब लोग क्राइम के बिना एक अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे। मैं इस दुनिया का नया भगवान बनूंगा रियूक। रियूक लाइट के प्लान्स को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अब तो मजा आने वाला है। अगले दिन स्कूल के बाद जब लाइट घर लौट रहा होता है तो रियूक उसे लगातार बात करने की कोशिश करता है। लाइट उससे कहता है, ओ भाई थोड़ा सा चुप हो जा। ये लोग तुम्हारी आवाज तो नहीं सुन सकते, लेकिन मेरी तो सुन सकते हैं ना। और इसी बीच एक लड़का लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट उसे मना कर देता है और इग्नोर कर देता है। नहीं यार, अभी नहीं, इस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। घर पहुँच के लाइट फिर से कई क्रिमिनल्स के नाम डेथ नोट में लिखना शुरू कर देता है। वो रियूक को बताता है कि उसके पास यही वक्त होता है नाम लिखने का, और साथ ही साथ उसे अपने स्कूल की परफॉर्मेंस भी मेंटेन करनी है। तभी उसकी छोटी बहन साया दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि उसे अपने होमवर्क में थोड़ी हेल्प चाहिए। लाइट जल्दी से डेथ नोट को अपने ड्रॉवर के अंदर रखकर बंद कर देता है और सायु को अंदर बुला लेता है। तब रियूक लाइट से कहता है,
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डेथ नोट को ऐसे सबसे ऊपर वाले ड्रॉवर में कभी नहीं रखता। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई और इंसान इस डेथ नोट को छूता है तो वो भी मुझे देख पाएगा। लाइट थोड़ी देर के लिए शॉक में आ जाता है और सोचता है, ये क्या बंदा है यार, पहले नहीं बोल सकता था मुझे ये बात मुझे ये अब बता रहा है जब मैं इसको ड्रॉवर में रख चुका हूँ। लेकिन फिर भी लाइट अपनी इमोशंस कंट्रोल करता है और अपनी बहन का होमवर्क करने में मदद करता है। दूसरी तरफ हम ICPO इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग देखते हैं, जिसमें कई देशों के ऑफिशियल्स बैठे होते हैं। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक ही हफ्ते में 52 क्रिमिनल्स का हार्ट अटैक से मरना ये कैसे मुमकिन है। एक ऑफिशियल कहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी मरने वाले तो क्रिमिनल्स ही तो हैं जिन्हें वैसे भी फांसी की सजा होने वाली थी। मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इसके जवाब में कहते हैं, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है, इतने सारे लोग एक ही तरीके से कैसे मर सकते हैं, सभी को एक ही वक्त पर हार्ट अटैक कैसे आ रहा है, ये तो मुमकिन नहीं है। तभी मीटिंग का हेड सबको शांत करते हुए कहता है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमें एल को ही बुलाना होगा। जैसे ही वो ये बात कहता है सभी ऑफिशियल्स एकदम सीरियस और शांत हो जाते हैं। बैठे हुए अधिकारी आपस में चर्चा करते हैं, ये एल आखिर कौन है। चीफ उन्हें बताता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और पहचान किसी को नहीं मालूम। उसने इंसानियत के इतिहास के सबसे कठिन मामलों को सुलझाया है और ICPO के लिए वही हमारी आखिरी उम्मीद है। जिस भी केस को उसे सौंपा गया उसने उसे हल करके ही लौटाया। तभी उनमें से एक अधिकारी उठ के सवाल उठाता है, आखिर एल को संपर्क कैसे करेंगे और क्या वो इस केस में इंटरेस्टेड होगा भी या नहीं। उसने सुना है कि एल केवल उन्हीं मामलों पर काम करता है जिनमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो। इसके जवाब में एक आदमी बोलता है जिसका चेहरा ढका हुआ है और उसने एक हैट पहनी होती है। चीफ उसकी ओर इशारा करके बताता है, ये व्यक्ति जिसका नाम वाटरी है यही हमारा एल के साथ संपर्क करवाएगा। वाटरी बताता है, एल ने पहले इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वह अपना लैपटॉप खोलता है और सभी ऑफिसर्स को एक मैसेज सुनाता है जो एल की आवाज में होता है। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मेरा नाम एल है और इस केस को हल करने के लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत होगी। हम एक टेस्ट करेंगे ताकि यह पता चल सके कि अपराधी कहाँ है। एल को शक है कि ये मर्डर जापान में ही हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट अपने कमरे में अपनी ड्रॉअर में रखी एक साधारण डायरी दिखाता है जो असल में डेथ नोट को छुपाने का बस एक तरीका है। रियू को देखकर चौंक जाता है और लाइट उसे बताता है कि इस डायरी के नीचे एक खास जगह है जहां उसने डेथ नोट को छुपाया है। उसने यह सेटअप इस तरह से तैयार किया है कि ड्रॉअर के नीचे एक छोटा सा छेद है जिसमें एक पेन रिफिल डालने पर वह कवर उठता है और कवर उठाने पर ही हमें असली डेथ नोट दिखाई देगी। लाइट ने अपनी सेफ्टी के लिए एक सिस्टम तैयार किया है जिसमें अगर कोई इस छेद का सही ढंग से इस्तेमाल किए बिना डेथ नोट को उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे डायरेक्ट एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा। लाइट सोचता है कि अगर कोई मुझ पर शक करता है तो मैं उसे यह कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पर्सनल डायरी छुपा कर रखी थी जिसमें कुछ मेरी निजी बातें लिखी थी। यह बहाना बनाकर वो जेल जाने के खतरे से खुद को बचा सकता है। और इसी बीच शहर में काफी मिस्टीरियस रहस्यमयी ढंग से रोजाना कई लोग हार्ट अटैक से मर रहे होते हैं जिससे अधिकारियों की चिंता और भी बढ़ जाती है। अब लोग लाइट को कीरा के नाम से पहचाने लगते हैं। जो लोग बुरे हैं वो उसे दहशत के साथ देखते हैं और कई सीधे सीधे लोग उसे एक तरह का हीरो समझने लगते हैं। कुछ लोग तो उसको डोनेशन भी देने लगते हैं ताकि वो अपना काम सही तरीके से ऐसे ही करता रहे। कीरा के कारण जो लोग क्राइम करते थे वो भी डर के जीने लगे हैं और जो लोग ईमानदार हैं वो पूरी तरह से उसको सपोर्ट करते हैं। और अब सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि लाइट चाहता था। लोग डायरेक्टली तो लाइट को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। वो शख्स जो कि क्रिमिनल्स को मार रहा है तो वो उस शख्स को कीरा नाम देते हैं और कीरा के नाम से अलग अलग वेबसाइट बनाकर अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करके उसे सपोर्ट करते हैं। एक दिन टीवी पर एक स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट आता है। एक आदमी जो सूट में है और अपने आप को लिंड एल टाइलर बोलता है स्क्रीन पर दिखाई देता है और कहता है कि वो एल है। सब ऑफिसर्स ये ब्रॉडकास्ट देखकर हैरान हो जाते हैं। एक ऑफिसर पूछता है, आज तक इसने अपना चेहरा कभी रिवील नहीं किया तो आज क्यों सामने आ गया। चीफ कहता है, लगता है एल इस बार बहुत सीरियस है। फिर एल सीधा कैमरा में देखकर कहता है, कीरा तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वो सही है लेकिन असल में तुम एक क्राइम कर रहे हो। वो कीरा को ईविल कहता है जो सुनकर लाइट को बहुत गुस्सा आ जाता है। लाइट तुरंत डेथ नोट में लिंड एल टाइलर का नाम लिखता है और कहता है, अगर तू थोड़ा और स्मार्ट होता तो कहानी में मजा आता, लेकिन अब तेरी कहानी यहीं खत्म। 40 सेकंड्स के बाद लिंड एल टाइलर अचानक हार्ट अटैक से गिर पड़ता है और उसे कैमरा से हटा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन खाली होती है उस पे बड़ा बड़ा एल का साइन दिखाया जाता है जो लाइट को शॉक में डाल देता है। फिर एल की डिस्टॉर्टेड आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, कीरा अब मुझे प्रूव हो गया है कि तुम बिना कहीं मौजूद हुए किसी को भी मार सकते हो। अगर मैं ये अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे कभी यकीन भी नहीं होता।
पर अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हें दम है तो मुझे मार के दिखाओ। ये सुन के लाइट के सपोर्टर्स एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और बोलते हैं कीरा उसे मार दो। लेकिन जैसा हम जानते हैं लाइट को किसी को मारने के लिए उसका नाम और चेहरा दोनों चाहिए। फिर एल बोलता है कीरा तुमने मुझे अपनी पावर्स का बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। अब सुनो, ये कोई वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट नहीं है और ये सिर्फ जापान के कांटो रीजन में ही चल रहा था। एल ब्रॉडकास्ट में आगे बोलता है और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने कांटो रीजन को ही क्यों चुना, तो ये बात तुम्हारी पहली विक्टिम की लोकेशन से ही पता चली थी, जिसे तुमने एक बिल्डिंग के अंदर ही मार गिराया था। हाँ, तुम्हारी किस्मत भी काफी अच्छी है, तुम कांटो रीजन में हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। बहुत जल्द मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें सबक सिखाने के लिए जेल ले जाऊंगा। ब्रॉडकास्ट खत्म होता है और पुलिस ऑफिसर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सब बोलते हैं ओ यार, ये एल तो वाकई में कमाल का बंदा है। लाइट अपने कमरे में ही मन सोचता है एल तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा। ये दोनों अपनी जगह पर एक दूसरे को चुपके से धमकियां दे रहे होते हैं। लाइट को एल की तलाश है, एल को लाइट की तलाश है और जिसने जिसको पहले ढूंढ निकाला वो उसे मार देगा। इसके बाद हमें जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑफिसर्स कीरा के ऊपर आई रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से पुलिस को 2000 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिली थी, जिनमें से 14 लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने कीरा को देखा है और 21 लोग तो ये कहते हैं कि वो खुद कीरा हैं। ये सारी फॉल्स कॉल्स थी। एल ने उन सभी मर्डर विक्टिम्स की टाइमिंग एनालाइज करने का ऑर्डर दिया है और पता चलता है कि ज्यादातर मर्डर्स वीक डेज पर शाम 4 बजे से रात के 2 बजे के बीच होते हैं और इनमें से 68 मर्डर्स तो ऐसे थे जो कि रात के 8 बजे से रात 12 बजे के बीच में हुए थे और वीकेंड्स और छुट्टियों के दिनों में ये डेथ्स और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इन एनालिसिस के बाद एल अपने लैपटॉप पर ऑफिसर्स को बताता है मुझे यकीन है ये जो क्रिमिनल है वो एक स्टूडेंट है, शायद एक ऐसा लड़का जो खुद को इंसाफ का देवता समझने लगा है और इस दुनिया को अपने तरीके से साफ करना चाहता है। तब एक ऑफिसर बोलता है देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कीरा सही कर रहा है, पर यह सच है कि कीरा के एक्शंस के बाद जापान में क्राइम रेट काफी कम हो गया है। लेकिन बाकी ऑफिसर्स इस बात को इग्नोर करते हैं और चीफ उस ऑफिसर को चुप करवाकर बैठा देता है। तब एल फिर सबसे एक और सवाल पूछता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सभी विक्टिम्स की आइडेंटिटी पिछले कुछ दिनों में पब्लिकली अवेलेबल थी? क्या उनकी फोटोज, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या बस उनके नाम ही पब्लिक में पता चले थे? अब ऑफिसर्स इस नई लीड को पीछे काम करने में लग जाते हैं और दूसरी तरफ हम लाइट को अपने बहन सायु को पढ़ाते हुए देखते हैं और उसी वक्त उसके डैड कमरे में आते हैं और सायु वहां से चली जाती है। रियू कहता है वाह, बड़े रिलैक्स लग रहे हो। इस पर लाइट जवाब देता है देखो, अगर पुलिस मुझे पकड़ने भी आए तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लाइट नीचे आता है और हम देखते हैं कि उसका डैड दरअसल वही चीफ है जो कीरा का केस संभाल रहा है। अब वे सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। चीफ लाइट से पूछता है और बच्चे पढ़ाई कैसी चल रही है? उसकी बहन और माँ दोनों उसकी तारीफ करती हैं, कहते हैं कि लाइट हमेशा नंबर 1 आता है। खाना खत्म होने के बाद जब लाइट अपने कमरे में वापस जाता है तो रियू कहता है अच्छा, तो इसलिए तुम इतने कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हारे फादर पुलिस में हैं। लाइट मुस्कुराकर कहता है बिल्कुल सही पकड़ा, और मैं उनके कंप्यूटर को भी आसानी से हैक कर सकता हूँ, जिससे मुझे केस की सभी डिटेल्स मिलती रहेंगी। लाइट तुरंत अपने डैड का कंप्यूटर हैक करता है और कीरा केस की जुड़ी सारी फाइल्स तक पहुँचता है। उन रिपोर्ट्स को देखकर उसे समझ आता है कि पुलिस को शक हो गया है कि शायद कीरा कोई स्टूडेंट है। लाइट कहता है कोई भी नाम डेथ नोट में लिखने पर उसके आगे मौत का तरीका भी लिखा जा सकता है। अभी तक मैं हार्ट अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक दूसरा रूल भी है जिसके हिसाब से हम 6 मिनट 40 सेकंड के भीतर किसी की मौत को विस्तार से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इसका मतलब अब मैं क्रिमिनल्स को अलग अलग तरीके से भी मार सकता हूँ। ये सोचकर लाइट को और भी मजा आने लगता है। इसके बाद लाइट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटता है। वह स्कूल जाता है, खेलता है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिमिनल्स की भी मौतें लगातार जारी रखता है। जैसे उसे फ्री टाइम मिलता है वो अलग अलग तरीके से लोगों को मारने लगता है। इस बीच जापानी पुलिस हेडक्वार्टर में 3 ऑफिसर्स चीफ के पास आते हैं और रिपोर्ट करते हैं सर, कल 24 लोग मरे हैं और इससे पहले 23 लोग मरे थे। एक मौत की बढ़ोतरी हुई है। स्कूल में लाइट अपनी नॉर्मल लाइफ जी जा रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक चाल चल रही होती है। उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है क्योंकि उसके फादर के कंप्यूटर का एक्सेस उसके पास है, जिससे वो पुलिस के हर एक मूव को पहले ही समझ लेता है। अब लाइट अपने कीरा मिशन को और भी डेंजरस और कॉम्प्लेक्स तरीके से एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर रहा होता है ताकि वो पुलिस को अपने मकसद तक कभी न पहुंचने दे। लाइट अपनी स्कूल लाइफ जीता है और अपने आप को नॉर्मल दिखाता है
और अपना मकसद कभी नहीं भूलता। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में बहुत टेंशन का माहौल है, जहां कुछ ऑफिसर्स के रिजाइन होने के बाद टीम और भी कमजोर हो गई है, क्योंकि उन ऑफिसर्स का मानना है कि एल तो सेफ है और हिडन है और हम अपनी असली नाम और चेहरे के साथ पब्लिक में काम कर रहे हैं, तो हमें किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। ये सब देखकर कुछ ऑफिसर्स को कीरा के अगेंस्ट अपना फेथ थोड़ा हिला हुआ महसूस होता है, लेकिन एल भी अपने प्लान पे कॉन्फिडेंट है। एल अब लाइट के किलिंग पैटर्न्स और टाइमिंग्स को क्लोजली स्टडी कर रहा है और उसे ये कंफर्म हो चुका है कि कीरा एक स्टूडेंट है जो दिन के कुछ स्पेसिफिक घंटों में ही किलिंग करता है। ये देखकर एल अब ये अंदाजा लगाता है कि ये तो कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर वो स्कूल का स्टूडेंट है। ये क्लू अब एल को और भी क्लोज ले आता है लाइट के एक्चुअल आइडेंटिटी के पास। इस पॉइंट पे लाइट के माइंड में एक नई स्ट्रेटेजी आ रही है, जिसमें वो चाहता है कि एल और पुलिस टीम में और ज्यादा कंफ्यूजन और शक हो। उसका प्लान है कि पुलिस के अंदर एल के खिलाफ ही कुछ शक पैदा हो, ताकि उनके बीच एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हो और वो लोग आपस में ही लड़ मरे। लाइट का कहना है कि जब तक वो लोग आपस में उलझे रहेंगे तब तक मैं आराम से अपना काम करता रहूंगा। आगे क्या होगा? क्या एल लाइट का प्लान समझ जाएगा या फिर लाइट अपने चाल में सक्सेसफुल होगा? और लाइट अभी तक उस बंदे से परेशान है जो उसे फॉलो कर रहा है, और वो घर लौटकर भी उस बंदे के बारे में सोच रहा है। उसके अंदर एक एंजाइटी है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसके आइडेंटिटी का राज खुल गया तो उसका कीरा मिशन खत्म हो जाएगा। रात में वो बार बार खिड़की से नीचे देखता है, लेकिन उस बंदे का वहाँ कोई निशान नहीं होता। इस टेंशन के बीच रियूक उससे बात करता है और बताता है कि वो एक इंसान और शिनिगामी के बीच कुछ फर्क के बारे में जानकारी देना चाहता है। रियूक कहता है, हम शिनिगामी लोग डेथ नोट का यूज अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए करते हैं। जब हम किसी इंसान का नाम डेथ नोट में लिखते हैं और उसकी उम्र कम कर देते हैं तो उसकी बची हुई उम्र हमें जवान कर देती है और हमारी जिंदगी में ऐड हो जाती है। ये सुनकर लाइट और भी क्यूरियस हो जाता है और रियूक को ध्यान से सुनता है। फिर रियूक दूसरा फर्क भी बताता है और कहता है, हम शिनिगामी के पास शिनिगामी आइस होती हैं। जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसका असली नाम और उसकी बची हुई उम्र हमें तुरंत नजर आ जाती है। लाइट को ये बात सुनकर बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है और वो सोचता है कि अगर उसके पास भी ये शक्ति होती तो उसके लिए अपने दुश्मनों को पहचान कर मारना और भी आसान हो जाता। लाइट थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है कि क्या वो रियूक से शिनिगामी आइस पा सकता है, लेकिन फिर वो ये भी समझाता है कि अगर रियूक उससे ऐसे पावरफुल एबिलिटी दे दे तो उसके साथ जरूर कोई प्राइस भी होगा। लेकिन लाइट अपनी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। रियूक समझाता है कि अगर लाइट शिनिगामी आइस चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब अगर वो 100 साल जीने वाला था तो अब वो 50 साल ही जिएगा। लाइट ये सुनते ही घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है। रियूक कहता है, सोच लो, तुम्हारी लाइफ और ये पावर दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। लाइट उसके इस ऑफर पर थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर हंसते हुए कहता है, अगर मुझे ये आइस मिल गई तो हर किसी का नाम और उम्र मुझे तुरंत पता चल जाएगा और डेथ नोट का यूज करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन फिर लाइट अपने एम्बिशियस के बारे में सोचता है और मना कर देता है। कहता है, मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा कम नहीं करना चाहता। मेरा एम है एक नई दुनिया बनाना जहाँ कोई क्राइम ना हो और इस दुनिया का मैं नया भगवान बनकर जीना चाहता हूँ। तो मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल भी कम नहीं करूँगा। हाँ, इंसानों की चाह हमेशा आसमान में उड़ना होता है, तो अगर तुम्हारे पंख मिलते तो अलग बात होती। लाइट अपने मिशन और गोल पर फोकस करते हुए डिसाइड करता है कि वो अपने दिमाग और इंटेलिजेंस से ही अपने दुश्मनों को हराएगा। इस बीच उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है कि वो डिसाइड करता है कि वो डेथ नोट के टाइमिंग और उसके मैकेनिक्स को और अच्छे से टेस्ट करेगा। वो सोचता है कि अगर उसने किसी का नाम लिखा और 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर उसके डेथ का कॉज और टाइम भी लिख दिया तो वो कितना एक्यूरेट होगा और उसका इफेक्ट कैसे होगा। अब लाइट के दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट का आइडिया आता है। वो इस नए प्लान को यूज करके वो जो डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा है उसका नाम और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने नए एक्सपेरिमेंट से मैक्सिमम फायदा उठाए और अपने दुश्मनों को हराने का एक और तरीका निकाले। अगली सुबह हेडक्वार्टर्स में चीफ को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि 6 और लोग मर चुके हैं। सभी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन इस बार काफी अनयूजुअल पैटर्न था। कुछ विक्टिम्स ने मरने से पहले कुछ अजीब हरकतें की, जैसे एक ने अपने खून से दीवार पर एक सिंबल बनाया था, दूसरे ने कुछ लिखा था जो किसी और लैंग्वेज में था जिसका ना जाने क्या मतलब हो, और तीसरा बंदा अपने कॉल से भागकर बाथरूम में गया और वहां पर मर गया। ये सब रिपोर्ट्स एल को दिखाई जाती है और वो सोचने लगता है कि क्या कीरा जो लाइट है ये सब लोगों के एक्शंस को मारने से पहले कंट्रोल कर सकता है। एल को लगता है कि कीरा ने अपने विक्टिम से कुछ स्पेसिफिक एक्शंस करवाए हैं जिसे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बना रहा है।
एल ये भी सोचता है कि अगर मीडिया को ये सब इन्फॉर्मेशन मिल गई तो पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी, इसलिए वो ऑर्डर्स देता है कि ये रिपोर्ट्स पब्लिक में ना जाएं। दूसरी तरफ लाइट अपने डैड के कंप्यूटर को हैक करके सभी क्रिमिनल्स के मारने की रिपोर्ट्स को एक्सेस करता है। उसे पता चलता है कि जो डेथ पैटर्न उसने लिखा था वो बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसा उसने डेथ नोट में लिखा था। पहला विक्टिम जो बाथरूम में गया और मर गया वो वैसे ही हुआ था जैसे लाइट ने लिखा था। दूसरी विक्टिम ने वही साइन बनाया था जो लाइट ने लिखा था और तीसरे ने वही लेटर लिखा जो लाइट ने स्पेसिफाई किया था। ये सब बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा था। लेकिन बाकी के क्रिमिनल्स जो कुछ लाइट ने लिखा था वो कंप्लीट नहीं कर पाए। चौथा विक्टिम जिसे लाइट ने 1 घंटे के अंदर इफिल टावर पर चढ़कर सुसाइड करना लिखा था, वो टास्क इम्पॉसिबल था क्योंकि 1 घंटे में जापान से इफिल टावर तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वो हार्ट अटैक से मर गया। 5th क्रिमिनल को लाइट ने बोला था कि वो अपने डेथ से पहले दीवार पर एल का चेहरा बनाए, लेकिन जब उसने कभी एल का चेहरा देखा ही नहीं तो वो कैसे बना सकता था, इसलिए वो भी बिना चेहरा बनाए हार्ट अटैक से मर गया। और 6th क्रिमिनल को लाइट ने बोला था कि वो एल के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन जब उसे ये पता ही नहीं कि एल कौन है तो वो भी अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया और हार्ट अटैक से ही मारा गया। इस एक्सपेरिमेंट से लाइट को ये समझ आता है कि कैसे डेथ नोट का यूज कर सकता है और किस तरीके से अपने विक्टिम्स को कंट्रोल कर सकता है ताकि वो पूरी दुनिया में अपना रूल इस्टेब्लिश कर सके। और इससे हमें ये पता चलता है कि डेथ नोट इम्पॉसिबल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये जो पिक्चर्स हैं उनका क्या मतलब हो सकता है, और वो सोचता है कि कीरा इन क्रिमिनल्स को किसी लैब रैट की तरह यूज कर रहा है। ये लेटर्स, क्या ये कोई मैसेज हो सकता है? तभी एल देखता है एक लाइन में बस ये लिखा था, एल क्या तुम्हें पता है? ये देखकर एल शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ लाइट बोलता है अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने कल एक बैंक लूटने की कोशिश की थी, वहां कुछ लोगों पर हमला करके वहां से भाग गया। फिर लाइट एक लड़की को कॉल करता है और हम देखते हैं लाइट एक डेट पर गया होता है। उस वक्त वो डिटेक्टिव जो लाइट का पीछा कर रहा था वो भी उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। लाइट उस डिटेक्टिव को देखकर काफी खुश होता है और सोचता है चलो अच्छा है आ गया, वरना आज का दिन मेरा वेस्ट हो जाता। 8 बस एक बहाना है। लाइट ज्यादा से ज्यादा उस डिटेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। रियूक लाइट से पूछता है हाँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? लाइट कहता है तुम्हारे सामने तो सब कुछ डेथ नोट में लिखा था, तुम्हें याद नहीं? फिर लाइट उस लड़के से मिलता है और दोनों एक बस में चढ़ते हैं। उस बस में वो डिटेक्टिव भी चुप कर उनके पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। लाइट लड़की से रैंडम बातें कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो क्रिमिनल जिसे हम पहले देख चुके हैं वो भी बस में चढ़ जाता है। अब वो क्रिमिनल बस को हाईजैक करने की कोशिश करता है और बोलता है अगर कोई हिला या कुछ हिलाया तो मैं उसे मार डालूंगा। ओ ड्राइवर जल्दी से गाड़ी रोक, जल्दी से स्पेस लैंड पर कॉल कर और बोल तुम्हारी बस हाईजैक हो गई है और कम से कम 1 करोड़ रुपए लड़की के हाथ में भेजो, वरना मैं सबको मार डालूंगा। फिर लाइट एक नोट पे कुछ लिखता है और यूरी को उस नोट के थ्रू बताता है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो उस क्रिमिनल को धक्का देकर उसकी पिस्टल छीन लेगा। लेकिन पीछे से वो डिटेक्टिव जो बैठा होता है वो कहता है नहीं ये खतरनाक हो सकता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, और हाँ तुम्हें लिख के देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं ये सब किस तरह से अनफोल्ड होता है और लाइट अपने प्लान को कैसे एक्सिक्यूट करता है। लाइट के पॉकेट से एक अनफोल्ड पेपर निकलता है। उस क्रिमिनल को लगता है ये पक्का इशारे में कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस फोल्ड पेपर को उठाता है और तभी अचानक से उस क्रिमिनल को एक परछाई दिखने लगती है। जब बस टनल से गुजरती है तो क्रिमिनल अपने पीछे देखता है और डर के मारे काफी घबरा जाता है। वो कहने लगता है तू कौन है भाई, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? रेन पाब यानी कि जो डिटेक्टिव है वो सोचता है ये गुंडा किससे बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो क्रिमिनल रियू को देख रहा होता है जिसका शैडो उसे टनल के अंदर दिखाई देता है। ये देखकर वो क्रिमिनल और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये कौन था। इसी कंफ्यूजन में वो क्रिमिनल थोड़ा और डर गया और शायद उसे लगा कि कोई बहुत ही स्ट्रेंज चीज हो रही है। वो अपना आपा खो बैठता है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या देख रहा है, वो असल में क्या चीज है। और लाइट वो तो अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसने रियो को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया और इसके बाद जब वो क्रिमिनल अपनी गन से रियो पर गोली चलाता है तो रियो उससे बिना किसी हेजिटेशन के सभी गोलियां अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद वो क्रिमिनल बस से नीचे कूद जाता है और जैसे वो नीचे गिरता है एक कार आकर उसे हिट कर देती है और वो क्रिमिनल वहीं के वहीं मर जाता है। ये सब देखकर रेनपाप भी काफी शॉक्ड हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? बस के अंदर लाइट अपने आप से कह रहा होता है 1145 बिल्कुल एग्जैक्ट।
यानी जो उसने लिखा था वो बिल्कुल सही से इम्प्लीमेंट हो गया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां लाइट अपनी डेथ नोट में लिखता है कि वो क्रिमिनल 1135 पर बस पकड़ेगा, बस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा और उसके पास गन होगी। फिर कुछ समय बाद वो अपने पीछे एक मॉन्स्टर रियूक को देखने के बाद अपनी गन से गोलियां चलाएगा, लेकिन वो रियूक को मार नहीं पाएगा। उसके बाद वो बस से नीचे कूद जाएगा और एक कार से टकराकर उसकी मौत हो जाएगी, जैसा कि लाइट ने लिखा था। और जैसे लाइट ने लिखा था वैसे ही वो क्रिमिनल मर जाता है। लाइट अब पूरी तरह से समझ जाता है कि डेथ नोट का कोई भी रिजल्ट कभी गलत नहीं हो सकता। जो भी लिखा जाता है वो एकदम एक्यूरेट होता है। इस इंसिडेंट के बाद लाइट के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसका प्लान कैसे काम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन पार्क, जो पूरा इंसिडेंट देख चुका होता है, लाइट के पास आता है और कहता है, भाई प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ था, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन था। लाइट जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रेन पाप वहाँ से चला जाता है और लाइट अपने आप से सोचता है कि उसे अपने डैड और पुलिस से भी सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि अगर लोग ये जान जाते हैं तो सबका शक उस पर ही आएगा और वो खुद ही फंस जाएगा। ऐसे लाइट का प्लान धीरे धीरे अपने फाइनल स्टेजेस की तरफ बढ़ रहा होता है और उसका गेम अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब लाइट अपने घर लौट आता है तो रियूक उससे पूछता है, तो अब क्या प्लान है? तुम अब किसी और को भी मारने वाले हो क्या? लाइट उससे कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं उस डिटेक्टिव को 1 हफ्ते बाद मारूंगा, जब तक वो मुझे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर मैं अभी उसे मार दूंगा तो सबका शक मेरे ऊपर ही जाएगा, तो थोड़ा वक्त और खेल लेता हूँ मैं। उसके बाद एल का पार्टनर बताता है कि एक और व्यक्ति मारा गया और उसने अपने डेथ के बाद एक मैसेज छोड़ा है जो लिखा था, गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। एल इस मैसेज को देखकर सोचता है, क्या ये कहना चाहता है कि शिनिगामी सच में होते हैं? एल ने पहले वाले लेटर्स को एनालिसिस किया था, जिसमें एक लेटर में एल क्या तुम्हें पता है और दूसरे में शिनिगामी लिखा था। एल को समझ नहीं आता कि ये मैसेज का क्या मतलब है। 1 हफ्ता बाद लाइट अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बारे में रियूक को बताता है। लाइट कहता है, अब हमारे एक्सपेरिमेंट्स का टाइम आ गया है। तुम्हें याद होगा जब हम किसी का नाम लिखते हैं तभी उसके एक्सीडेंटल डेथ या डिटेल्स को लिख सकते हैं, पर अगर हम पहले से ही डेथ डिटेल्स लिख दें तो हमें बस उसका नाम लिखना होगा और फिर वो डेथ हो जाएगी। रियू को ये आइडिया नया लगता है क्योंकि ये चीज उसने कभी सोची ही नहीं थी, क्योंकि भाई वैसे भी इन शिनिगामियों को लोगों का नाम लिखकर इनकी मौत करना काफी शर्मनाक और बोरिंग काम लगता है। ये लोग इससे तंग आ चुके हैं और इसी दौरान रे पैम्बर को देखते हैं जो लाइट का पीछा करने लगता है। लाइट उसे कहकर उसका पीछा करता है, अगर तुमने अपना रुख मोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं कीरा हूँ। ये सुनकर रे पैम्बर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर लाइट उससे कहता है, मैं तुम्हें पहले साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही कीरा हूँ। तभी एक आदमी जो चश्मा पहने हुए होता है एक कॉफी शॉप के बाहर खड़ा होता है। लाइट उसको मार डालता है और रे पैम्बर को बताता है कि इस आदमी पर सेक्सुअल असोल्ट के चार्जेस थे, लेकिन ये हर बार बच जाता था, पर इस बार मैंने इसे मार दिया। इसकी मैंने अच्छी तरह से रिसर्च की थी। लाइट कहता है। इस बात को सुनने के बाद रे पैम्बर मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैंने मान लिया है कि तुम ही कीरा हो। लाइट उसके बाद रे पैम्बर से पूछता है, जो एजेंट इस स्टेट में आने वाले हैं उनका क्या? यानी लाइट अपने प्लान को और तेज करने के लिए और भी इन्फॉर्मेशन चाह रहा होता है। अब लाइट रे को एक इन्वेलप देता है और कहता है, ये लो, इसमें से एक ट्रांसमीटर निकालो और अपने कान में लगा लो, आगे की इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर लाइट वहां से चला जाता है और रे को कहता है, अब तुम्हें एक लाइन में बैठना है, अंदर जाना है और दरवाजे के पास वाली सीट पे बैठना है। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें हर वक्त देख रहा हूँ। रे पैम्बर ट्रेन में बैठ जाता है और लाइट से पूछता है, हाँ तो बताओ कितने एजेंट्स हैं यहाँ और तुम्हारा प्लान क्या है? तब लाइट उससे कहता है, टोटल 12 लोग हैं यहाँ। लाइट कहता है, ओ अच्छा, एक काम करो, तुम्हें जो इन्वेलप दिया है उसे निकालो। रे इन्वेलप को खोलता है और अंदर एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ जगह लिखने के लिए होती है। लाइट उससे कहता है, सबसे ऊपर वाली जगह पर अपने इंचार्ज का नाम लिखो। रे सोचता है, ये क्या करना चाहता है, इसका प्लान क्या है? पर वो सोचता है, मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी वरना ये क्या कर देगा पता नहीं। फिर लाइट उससे कहता है, अब अपना लैपटॉप ऑन करो, तुम्हारा सुपीरियर तुम्हें सारे एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेज देगा। रे जब लैपटॉप ऑन करता है तो उसे एजेंट्स के नाम और उनके आइडेंटिटी कार्ड्स मिलते हैं। रे बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है, ये सब कैसे भेज सकता है, ये कैसे हो रहा है? लाइट उससे कहता है, इन सब के चेहरे देखो और एक एक करके इनके नाम लिखो। रे चुपचाप उन सब के नाम लिख लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि लाइट ये सब क्यों कर रहा है। फिर लाइट बोलता है, अब इन सब चीजों को उसी इन्वेलप में वापस डाल दो और अपने रैक पर रख दो। ध्यान रखना
कोई भी उस इन्वेलप को ना देखे और थोड़ी देर बाद ट्रेन से बाहर निकल जाना। रे सोचता है ये आवाज मुझे कहीं सुनाई कहाँ से दे रही है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, ये आवाज मैंने कहाँ सुनी थी। शाम के 4:41 पे रे ट्रेन से बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ट्रेन बंद हो जाती है और रे पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ लाइट खड़ा होता है और फिर लाइट रे की इन्वेलप को उठाते हुए कहता है गुड बाय मेरे दोस्त, और रे मर जाता है। हमें पता चलता है कि रे ने उन एजेंट्स के नाम लिखे थे, उसने अपने ही हाथों से डेथ नोट पर लिखा था, बिना ये समझे कि वो अपने ही दोस्तों को मार रहा था। और जो उसका इंचार्ज था उसके लिए लाइट ने लिखा था कि वो रे को वो फाइल्स भेजेगा और उसके बाद हार्ट अटैक से मर जाएगा, और वैसे ही हुआ। बाकी एजेंट्स के लिए भी लाइट ने लिखा था कि जब उन्हें वो फाइल्स मिल जाए तो सभी को हार्ट अटैक से मार दिया जाएगा। लाइट ने इंचार्ज को ये फाइल्स भेजने के लिए कहा था, ताकि अगर वो सिर्फ रे को भेजता तो सबको लगता कि वो कीरा है। इसलिए लाइट ने पूरा प्लान बनाया और सबको मार दिया। फिर हम एल को देखते हैं जो ये जानकारी लेता है कि सारे एजेंट्स मर चुके हैं और सबको हार्ट अटैक आया था। इसका मतलब है कि कीरा ने ही उन्हें मार दिया है। FBI का चीफ से कहता है सॉरी एल, लेकिन अब से FBI तुम्हारी मदद नहीं करेगी। फिर चीफ एल से बात करता है और कहता है तुम्हारी वजह से सभी लोग मर गए हैं, तुम भी एक मर्डरर हो। तभी एल को एक मैसेज मिलता है जिसमें एक और विक्टिम ने एक मैसेज छोड़ा होता है। उस मैसेज में लिखा होता है सेब खट्टे हैं। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है एल, क्या तुम्हें पता है शिनिगामी सेब खाते हैं। ये देखकर एल को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम रे पेनपाव की फाइनेंस को देखते हैं जो समझ जाते हैं कि कीरा ने उसका फाइनेंस को मारा है। ये उसकी मंगेतर थी। ये बस ड्राइवर से इन्फॉर्मेशन लेती है जिसमें वो ड्राइवर बताता है कि उसने रे को जाना था, उसको देखा था। तब वो सोचते हैं कि कीरा इस बस में भी तो हो सकता है। ये लड़की एक्चुअली एक एक्स FBI एजेंट होती है। इसके बाद हम हेडक्वार्टर में वापस आते हैं जहाँ चीफ देखता है कि अब सिर्फ 5 ऑफिसर्स ही बचे हैं। चीफ उन्हें थैंक्स कहकर बोलता है आप सबसे ज्यादा बहादुर हो, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। तब एक ऑफिसर गुस्से में कहता है एल, अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मिलना होगा यहाँ पर आके। और तब एल कहता है ठीक है। और दोस्तों एल को भी इसी मूवमेंट का इंतजार था जब उसके पास कुछ ऐसे ऑफिसर्स हों जिनके ऊपर वो भरोसा कर सके। उस होटल में एल उन सभी ऑफिसर्स का इंतजार कर रहा होता है और फिर चीफ एल के रूम के बाहर आ जाता है और दरवाजा नॉक करता है। जब वो सब ऑफिसर्स एल को देखते हैं तो वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एक ऑफिसर कहता है ये एल है, ये नहाता नहीं क्या? और सभी अपने अपने नाम बताते हैं एल को। फिर एल एक नकली गन बनाता है और उनकी तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है ऑफिसर्स, अगर मैं कीरा होता ना तो तुम सब लोग मर चुके होते। तुम्हें पता है ना कि उसे सिर्फ एक नाम और एक चेहरा चाहिए किसी को मारने के लिए, तो अपने नाम वगैरह ये सब थोड़ा संभाल के बताया करो। फिर एल उन्हें बताता है कि अपने फोन्स वगैरह स्विच ऑफ करो और अंदर आके बैठो, और सभी अब अपने सेल फोन्स वहाँ रख देते हैं। एल उन्हें समझाता है कि हम मास मीडिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। जो 12 FBI एजेंट्स मार दिए गए हैं उसकी वजह से USA की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाराज हो गई है और उन्होंने जापान में 1500 और इन्वेस्टिगेटर्स भेजे हैं कीरा को पकड़ने के लिए। कीरा को यहाँ पर बहुत डर होगा और वो कोई गलती करेगा। उसके बाद अगले दिन लाइट की मॉम लाइट को कुछ कपड़े देती है और कहती है बेटा इसी जरा हेडक्वार्टर्स में देखे आना। लाइट हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है और जाते वक्त एक डेथ नोट का पेज अपने साथ ले लेता है। मतलब रास्ते में कुछ पंगे वंगे हो जाए तो ये बंदा डायरेक्ट नाम लिख के मार देगा। जब लाइट यागामी हेडक्वार्टर पर पहुंचता है तो वो देखता है ये क्या, रेन पाप की फ्यून से वहाँ पर पहले ही पहुंच चुकी है। वो वहाँ पर बात कर रही होती है। मुझे कीरा के रिगार्डिंग बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुनते ही लाइट का चेहरा चूक सा जाता है। उसके माथे पर सिकन और चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो सोचता है कीरा इन्वेस्टिगेशन का इसे कैसे पता चल गया, और वो भी मेरे बारे में। लाइट फिर बोलता है तो जब लाइट सोकोमाकी उसके बारे में पूछता है तो सोको अपना असली नाम को छुपाने की कोशिश करती है। सोको जो कि रेन पाव की फियोंसे है। लाइट को इस बात को पता चल जाता है कि रियुक जब भी उसका नाम सुनता है तो वो हंसने लगता है। ये साइन था कि सोको अपना असली नाम छुपा रही थी। अब लाइट सोचता है यार इसका नाम पता करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ऐसे में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों में बांट देगी और मेरा कीरा मिशन अधूरा हो जाएगा। लाइट उसका सुसाइड प्लान लिखता है अपनी डेथ नोट में और लिखता है कि 1 जनवरी 2007 को सोकोमाकी अपनी जान ले लेगी, और इस तरह से कि उसकी बॉडी को कोई न ढूंढ सके और लोग यही समझे कि उसके फ्रेंड्स के मरने का असर था, जिसकी वजह से उसने खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लाइट ने ये सब लिखा, लेकिन जैसे ही 40 सेकंड का टाइम गुजरता है वो देखता है कि सोको मर क्यों नहीं रही। लाइट को रियू की हंसी अभी भी सुनाई देती है। लाइट को ये सब देखकर समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसे ये रियलाइज होता है कि सोको अपना असली नाम नहीं दे रही है
और ryuk के लाफ के थ्रू उसकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। सोको के अपनी असली नाम छुपाने की वजह से लाइट का प्लान अब फेल होता हुआ दिखाई दे रहा होता है और उसे और ज्यादा केयरफुली सोचना होगा कि आगे क्या करें। अब दोस्तों, जैसा इसका फियोंसे था ये भी वैसे ही है। ये भी रेनपाब की तरह अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी इतनी जल्दी से। ये बात लाइट को समझ आ जाती है और लाइट बार बार सोको से उसका नाम भी तो नहीं पूछ सकता था क्योंकि उससे उस पर शक होगा। तभी सोको माकी उससे कहती है कि चलो अब बाद में मिलते हैं और चली जाती है। लाइट सोचता है कि उसका असली नाम पता करना बहुत जरूरी है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सोको के पर्स में कुछ आईडी ढूंढने की सोचता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कोई और आईडी जिससे उसके असली नाम का पता चल सके। दूसरी तरफ एल की टीम को एक न्यू बेल्ट मिलती है जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है। इससे एल को उनकी लोकेशन 24/7 मिलती रहती है। ये सब देखकर लाइट को लगता है कि वो सोको को अपने टीम में लाने के लिए ट्राई कर सकता है, लेकिन अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाए रखना जरूरी है। लाइट फिर सोको को बोलता है कि वो केस इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद कर सकती है और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। सोको पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होती है लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है और लाइट को अपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है। और भाई यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो लाइसेंस दिखाती है लाइट का प्लान कंप्लीट हो जाता है। उसके माइंड में ये आइडिया क्लियर हो जाता है कि सोको का असली नाम नाओमी मिसुमी है और वो अपने डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। अब लाइट बार बार अपनी घड़ी देखने लगता है। नाओमी उससे बार बार अपनी घड़ी देखने की वजह पूछती है तो लाइट उससे कहता है क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। ये सुनकर नाओमी शॉक्ड हो जाती है और पूरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहाँ लाइट अपने आप को एक्सपोज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब नाओमी को सब कुछ समझ में आता है। जैसे ही नाओमी को ये पता चलता है कि लाइट कीरा है, वो बिल्कुल डर के मारे हिल भी नहीं पाती और 40 सेकंड के बाद नाओमी वहाँ से मुड़कर जाने लगती है। लाइट उसे गुड बाय मिस नाओमी कहकर अपने मन में सोचता है कि अब उसका तो काम हो गया। जैसे ही नाओमी चली जाती है हम देखते हैं कि आगे चलकर वो मर जाती है। लाइट और ryuk इस सब को देख रहे होते हैं। उनका रिएक्शन न्यूट्रल होता है लेकिन लाइट का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। इसके बाद हम एल को देखते हैं जो रेनपाब की लास्ट ट्रेन फुटेज को देखता है। फुटेज में जब रेनपाब ट्रेन में चढ़ा था तो उसके हाथ में एक इन्वेलप था, लेकिन जब वो ट्रेन से बाहर निकलता है तो इन्वेलप मिसिंग होता है। एल इतना ध्यान से फुटेज को देख रहा होता है और बोलता है ये इन्वेलप कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम ये फुटेज देखें तो ये लगता है कि रेनपाब को अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। एल को लगता है कि रेनपाब ने किसी इंपॉर्टेंट चीज को देखा होगा, शायद वो उसी वक्त कीरा के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। एल का शक और बढ़ता है और वो अपनी थ्योरीज पर काम करने लगता है। जैसे अगर लाइट को कुछ हो गया तो सबका ध्यान कीरा पर शिफ्ट हो सकता है और उसकी आइडेंटिटी कवर हो जाएगी। इसी दौरान एल को अपने पार्टनर वतारी से फोन कॉल मिलता है और उसे पता चलता है कि रेनपाब की फियोंसे की डेथ हो गई है। जैसे ही एल रेनपाब की प्रोफाइल को चेक करता है उसे याद आता है कि रेनपाब एक एक्स FBI एजेंट था USA में और वो USA में एल के साथ काम कर चुका था। एल का ध्यान इस बात पर जाता है कि रेनपाब की फियोंसे नाओमी मिसुमी ने अपनी जान क्यों ली जबकि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। एल को लगता है कि नाओमी ने कभी सुसाइड नहीं किया होगा, इसलिए वो उसकी डेथ को लेकर शक करता है। एल का इंट्यूशन ये कहता है कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवर किया होगा जो अभी तक उसने किसी को नहीं बताया। एल अपनी इन्वेस्टिगेशन को और नैरो करने का फैसला करता है। उसके साथ वाले ऑफिसर्स को बताता है कि हम अब सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिन्होंने रेनपाब के साथ काम किया था, मतलब चीफ यागामी और उसकी फैमिली। इसी दौरान हम देखते हैं कि लाइट अपने कंप्यूटर में फादर की सारी फाइल्स डिलीट कर देता है जो उन्हें एक्सेस की थी ताकि कोई भी उसे कनेक्टेड ना हो पाए और अपने पर्स में अपने डेथ नोट के पेजेस को छुपाता है जिससे उसकी आइडेंटिटी को कवर किया जा सके। ये सब करते वक्त लाइट का पूरा प्लान दिमाग में क्लियर हो जाता है, लेकिन अभी भी एल और उसकी टीम की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स एल के प्लान से कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब उन्हें ज्यादा कोटियसली काम करना पड़ेगा क्योंकि कीरा के बारे में हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट होता है। लाइट की मूवमेंट्स अब ज्यादा कोटियस हो गई है, लेकिन एल का शक उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। लाइट को पता चल जाता है कि उनके घर में कैमरास और वायर टेप्स लगा दिए गए हैं जो उनके हर एक स्टेप को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये बात लाइट को तब पता चलती है जब वो अपने रूम के पास पहुंचता है और दूर हैंडल पर कुछ नोटिस करता है। वो काफी शॉक हो जाता है लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दिखाता नहीं है। उसके रूम के डोर के नीचे से कुछ पेपर भी निकलता है पर वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाता है। लाइट का माइंड चालू हो जाता है और वो चुपके से अपने रूम के अंदर जाकर बेड पर लेटता है और ryuk को इग्नोर करता है। फिर लाइट उस पेपर क्लिप को जो डोर के नीचे गिर गया था वापस से वहां रख देता है।
जिससे कोई न कोई उसके रूम में आया था, इस बात का क्लू मिलता है। इसके बाद चीफ यागामी और एल दोनों लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें लाइट पर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। ये बात उनके लिए भी नई होती है, लेकिन वो श्योर नहीं होते कि लाइट ही कीड़ा हो सकता है। लाइट को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके रूम में सर्विलियंस हो रहा है। जब लाइट अपने डोर को बंद करता है, उसको कुछ समझ में आता है कि अगर डोर का एंगल सही नहीं था, किसी ने उसके रूम में आकर डोर को खोला था और इसी वजह से वो पेंसिल टूट गई है, जिसका मतलब था कि उसके रूम में कोई घुस आया था। लाइट ये सब छुपाता है और रियू को बताता है कि उसका सस्पिशन सही था। फिर लाइट अपने पेरेंट्स को मेंशन करता है और रियू को ये बताता है कि जब किसी ने डोर खोला था तो उसने जानबूझकर पेपर को वहां लगाया था ताकि ऐसा लगे कि सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद लाइट एक बुक स्टोर जाता है और वहां से एक बुक खरीदकर घर वापस आता है। घर आने के बाद वो एक अडल्ट मैगजीन पढ़ने लगता है, जिसे देखकर चीफ यागामी काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनका बेटा जो अब तक कितना सीरियस और फोकस था, अब ऐसे बिहेवियर कर रहा है। चीफ यागामी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, पर एल कहता है चिंता मत करो, इस उम्र में ये सब आम बात है, मैं भी पहले ऐसा ही करता था। लाइट के पूरी इन्वेस्टिगेशन और प्लान्स अब ज्यादा इंटेंस हो रहे होते हैं और एल को लग रहा है वो ज्यादा पास आ गया है। एल को लगता है कि लाइट जो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा है, वो उसके हिडन इंटेंशंस को छुपा रहा है। लाइट का दिमाग हर स्टेप पे चल रहा होता है और अब वो एक पोटैटो चिप का पैकेट लेके अपने रूम में जाता है। जैसे ही वो चिप्स खाता है, रियू को सभी कैमरास मिल जाते हैं जो लाइट के रूम में इंस्टॉल्ड थे। लाइट सोचता है अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो पैनिक कर जाता, लेकिन मुझे तो ये सब पता है, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो एल। उस चिप्स के पैकेट में एक मिनी टीवी, एक छोटी सी पेंसिल और एक डेथ नोट का पेज होता है। मिनी टीवी पे क्रिमिनल न्यूज चल रही होती है और लाइट एक हाथ से अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है और दूसरे हाथ से चिप्स के पैकेट में क्रिमिनल्स के नाम लिखने लगता है। लाइट का टारगेट होता है कि वो जो क्रिमिनल्स टीवी पे दिखे उनको मार सके, ताकि एल को ये लगे कि लाइट कीड़ा नहीं हो सकता। लाइट का कैलकुलेशन परफेक्ट होता है, हर एक क्रिमिनल को उसने डेथ नोट में लिख दिया होता है और अब 40 सेकंड के अंदर वो क्रिमिनल्स मर जाते हैं। इसके बाद लाइट पैकेट को डस्टबिन में डाल देता है और एल का पार्टनर उसे बताता है कि 2 क्रिमिनल्स का ब्रॉडकास्ट 9 बजे हुआ था और दोनों ही मर गए हैं। लाइट का प्लान परफेक्ट लगता है, लेकिन एल को अभी शक हो जाता है क्योंकि लाइट अपनी पढ़ाई कर रहा था और ऐसे वक्त में क्रिमिनल्स को कैसे मार सकता है। एल को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है और वो लाइट के एक्शंस को और ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने लगता है। लाइट का प्लान सक्सेसफुल होता है, लेकिन एल अब उसके मोटिव्स को समझने के लिए और ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। लाइट को अपने नेक्स्ट स्टेप्स की प्लानिंग बहुत केयरफुली करनी होती है ताकि एल उसका असली रूप ना समझ पाए। लाइट का माइंड गेम कंटिन्यू होता है और उसका नेक्स्ट स्टेप डेथ नोट का यूज करना होता है ताकि वो सर्विलियंस कैमरास से निपट सके। और अब एल के पार्टनर को बताकर कैमरास को हटा दिए जाते हैं, जिसे चीफ यागामी को रिलीफ मिलता है। एल सोचता है कि अगर लाइट ही कीड़ा होता तो उसके चेहरे पर कुछ तो सिकन होती, कोई तो एक्सप्रेशन होता जब वो क्रिमिनल्स को मार रहा था, लेकिन लाइट के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था, जो एल के लिए एक वार्निंग साइन होता है। अगर लाइट कीड़ा है तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को गॉड समझ रहा है। अगले दिन लाइट का एग्जाम होता है जहां वो अपनी यूजुअल शार्पनेस के साथ पेपर लिख रहा होता है। उस टाइम पे एल एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में आता है और लाइट को देखने के लिए अपनी पोजीशन को सेट करता है। जब लाइट मुंह मोड़ता है तो वो देखता है कि एल वही लड़का है जो पहले एग्जाम हॉल में उसे देखा था। ये मूवमेंट लाइट के लिए एक शॉक होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। कुछ दिन बाद लाइट एक सेरेमनी में जाता है जहां वो अपने स्कूल के एग्जाम रिजल्ट्स के लिए टॉप पोजीशन पे होता है। उस सेरेमनी में डायरेक्टर लाइट को स्टेज पे बुलाता है और उसके साथ हिडेयो रियुगा का नाम भी मेंशन करता है, जो कोई और नहीं बल्कि एल होता है। लाइट शॉक में आ जाता है और समझता है कि एल वही लड़का है जो उसने पहले देखा था। लाइट और एल दोनों स्टेज से नीचे उतरते हैं और बैठ जाते हैं। एल अपने ऑब्जर्वेशंस को लाइट के ऊपर अप्लाई करता है और उससे डायरेक्टली कहता है कि वो एल है। ये सुन के लाइट का दिमाग हिल जाता है, लेकिन वो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लाइट अपने दिमाग में सोचता है नहीं, ये नहीं हो सकता, अगर ये एल है तो ये मेरे सामने आके कैसे बताएगा। लेकिन वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है क्योंकि उसे अपने प्लान को पूरा करना है। लाइट को समझ आता है कि एल बहुत ज्यादा क्लोज है और अगर वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है तो उसे अब बहुत ध्यान से अपने अगले कदम उठाने होंगे। एल अपने इंटरेक्शंस में लाइट को बताता है कि वो उसके सामने आया है क्योंकि उसे लगता है कि लाइट कीड़ा केस को सॉल्व करने में उसकी मदद कर सकता है। लाइट के दिमाग में एक पैनिक हो जाता है क्योंकि अगर एल को कुछ हो गया तो सारा शक उस पर जाएगा। अब जब लाइट समझता है कि एल ने जो नाम चूज किया है वो हिडेयो रियुगा, वो एक फेमस पॉप स्टार का नाम है, उसे समझ आता है कि एल ने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये एक फेक नाम लिया है। लाइट घर आता है, अपने कमरे में जाता है, दरवाजा लॉक करता है और जोर से चिल्लाता है, शिट,
उसने मुझे पहचान लिया। उसे लगता है कि अगर वो एल को मारने की कोशिश करेगा तो सभी का शक उस पर ही जाएगा। इससे ये भी पता चल रहा है कि एल के पास अभी तक लाइट के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बस शक है। इसके बाद एल और लाइट स्कूल में एक मैच खेलते हैं जिसे लाइट 6 स्कोर से जीत जाता है। फिर दोनों एक कॉफी शॉप में बैठकर बात कर रहे होते हैं और लाइट को डायरेक्टली कह देता है कि उसे लगता है कि वो कीरा है। लाइट शांति से जवाब देता है, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता कि मैं कीरा नहीं हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ। एल उससे कहता है कि अगर वो कीरा है भी तो भी वो चाहता कि लाइट इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करे, क्योंकि लाइट की लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उनका सेल फोन रिंग होता है। तारी रियुजाकी का कॉल आता है और वो बताता है कि लाइट के फादर को हार्ट अटैक आ गया है। लाइट और एल दोनों हॉस्पिटल पहुंचने के लिए निकलते हैं, जहां लाइट के फादर की हेल्थ के बारे में पता चलता है कि ये हार्ट अटैक कीरा का काम नहीं था, बल्कि एक जेन्युइन हार्ट अटैक था। लाइट के फादर को जब ये अटैक आता है तो उन्हें लगता है कि कीरा ने उन्हें मार दिया, लेकिन ये सच नहीं था। चीफ यागामी एल से कहता है कि अब तो उसका शक दूर हो गया है क्योंकि उसने अब लाइट से बात कर ली है। एल जवाब देता है, हाँ सर अब तो। पर लाइट भी कहने लगता है कि अब से वो कीरा को पकड़ना चाहता है और उसकी मदद करेगा ताकि सभी को कंफर्म हो सके कि वो कीरा नहीं है। दूसरी तरफ एक टीवी न्यूज स्टेशन की मीटिंग चल रही होती है, जहां चैनल के लोग टीआरपी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजीज पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्योंकि उनका चैनल बहुत लो परफॉर्मेंस दे रहा होता है, इसलिए उन्हें कोई नए तरीके चाहिए होते हैं अपनी ऑडियंस को वापस अट्रैक्ट करने के लिए। साकुरा टीवी के मैनेजर और उनकी टीम सोच रही होती है कि कैसे अपनी टीआरपी को बढ़ाया जाए। जैसे मैं रोमांटिक थंबनेल लगाकर सोनेन एनिमे दिखाता हूँ, जिसमें मेन कैरेक्टर की जिंदगी का कुछ बड़ा गोल होता है और वो कुछ महान काम करता है। तभी उनकी असिस्टेंट आती है और उन्हें कीरा के द्वारा भेजे गए 4 टेप्स मिलते हैं, जिसमें एक लेटर भी होता है। जब मैनेजर टेप देखता है, उसे पता चलता है कि कीरा ने ये टेप्स भेजे हैं और ये एक ऐसा मैसेज है जो कीरा दुनिया को देना चाहता है। अगर उन्होंने ये टेप्स ब्रॉडकास्ट नहीं किए तो कीरा उन्हें मार डालने की धमकी देता है। मैनेजर को ये देखकर बहुत खुशी होती है और कहता है, यही तो हम चाहते थे, इससे हमारी टीआरपी और ऊपर चली जाएगी। फिर साकुरा टीवी पर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होता है और क्लियर वर्ड्स में कहा जाता है कि कीरा ने उन्हें बंदी बना लिया है और जो वो बोलेगा उन्हें वही करना पड़ेगा। एल और बाकी ऑफिसर्स ये न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है कि कीरा के पास जो 4 टेप्स हैं, उनमें पहली टेप में 2 क्रिमिनल्स के नाम दिए गए थे जो कीरा के कहने पर उसी दिन 3 बजे हार्ट अटैक से मर गए। दूसरी टेप में कीरा ने कहा था कि उन्हें अपने चैनल पर एक शो दिखाना है। जब टेप चलती है, कीरा का मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसमें वो कह रहा होता है कि अगर ये टेप चल रही है तो आपको अपना चैनल काश टीवी पर शिफ्ट करना होगा। और फिर एक फेमस न्यूज एंकर का नाम दिया जाता है जो कीरा के कहने पर हार्ट अटैक से मर गया था। उसके बाद कीरा और बताता है कि अगला टारगेट एक और न्यूज एंकर है, जिसे कीरा ने इसलिए चुना है कि वो हमेशा उसके बारे में बुरा बोलता है। जब उन्होंने काश टीवी पर चैनल स्विच किया तो उन्होंने देखा कि वो एंकर भी वैसे ही मर गया था जैसे कीरा ने कहा था। ये देखकर एल को लगता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ा मैस हो जाएगा और तुरंत ये रोकने की जरूरत है। अब मात्सुदा फोन करके टीवी के हेड ऑफिस को कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता, जैसे जानबूझकर उन्होंने फोन को ना उठाया हो। कीरा का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है, मेरा काम है दुनिया को सुधारना और अगर आप मेरे रास्ते में आए तो मैं आप सबको मारने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाऊंगा। फिर एक ऑफिसर साकुरा टीवी के हेड ऑफिस में आता है ताकि वो टेप को रोक सके, लेकिन वहाँ उसके सामने एक गार्ड होता है जो डोर को लॉक करके रखता है। ऑफिसर अपनी गन निकालता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करे उसे भी हार्ट अटैक आता है और वो भी वहीं मर जाता है। और इसी तरीके से कीरा अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा होता है और दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की धमकी दे रहा होता है। जब एल और पुलिस को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को रोका जाए, एल और आइजावा और ज्यादा काफी गुस्से में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि साकुरा टीवी के ऑफिस में एक और ऑफिसर हार्ट अटैक से मारा गया है। आइजावा वहां जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन एल उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर वो वहां गया तो उसी तरह से वो भी मार दिया जाएगा। एल को ऐसा लगता है कि कीरा की शक्तियां बढ़ चुकी है। कीरा अब सिर्फ चेहरे से लोगों को मार रहा है और वो साकुरा टीवी के आसपास या किसी ऐसी बिल्डिंग में छुपा हो सकता है जहां से वो पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हो। मीनवाइल चीफ यागामी भी हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, ये न्यूज देख रहा होता है। उसे वहां शांति से बैठा नहीं जाता और वो अपनी पुलिस वैन लेकर साकुरा टीवी के हेडक्वार्टर्स की तरफ चला जाता है। लाइट के फादर वहां पहुंचकर मैनेजर को धमकी देते हैं और कहते हैं, अगर तुमने ये ब्रॉडकास्ट बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैनेजर डर के मारे एल के फादर को टेप दे देता है, लेकिन जब लाइट के फादर टेप को लेकर वहां आते हैं तो उन्हें टीवी पर देखने को मिलता है कि कीरा ने अब बाकी के ऑफिसर्स को भी मार दिया है हार्ट अटैक से। कीरा उनके हर एक एक्शन पर नजर रखता है और एल लाइट के फादर को फोन करके कहता है, सर बस 5 मिनट और रुक जाइए,
फिर आप फ्रंट एंट्रेंस से बाहर आइएगा। लाइट के फादर और उनके साथ के पुलिस ऑफिसर्स ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए हेलमेट्स पहने होते हैं ताकि कीरा उन्हें पहचान ना सके। 5 मिनट के बाद वो केयरफुली एल के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर वो सारे टेप्स एल को दे देते हैं। तभी कीरा अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है और कहता है, तो लगता है कि पुलिस अब भी मुझसे लड़ना चाहती है। अब मैं एनपीए के डायरेक्टर या एल को मारूंगा जो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है। आप लोग डिसाइड करो किसे मारना है। एल को ये सुनकर लगता है कि ये एक और कीड़ा है और ये जो नई डेथ्स हो रही हैं वो लाइट का काम नहीं बल्कि किसी और कीड़ा का काम है जो लोगों के सिर्फ चेहरे देखकर उन्हें मार सकता है। एल के दिमाग में ये सवाल उठता है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो असली कीड़ा का इमेज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे एल को लगता है कि ये जो दूसरा कीड़ा है उसने सिर्फ मासूम लोगों की जान ले ली है और इससे असली कीड़ा की तस्वीर खत्म हो गई है। एल को पूरी तरह से शक हो जाता है कि इस नए कीड़ा के एक्शंस असली कीड़ा के आइडियल्स के बिल्कुल अपोजिट हैं। एल को ये लगता है कि कीड़ा का एक दूसरा वर्जन भी हो सकता है जो मासूम लोगों को मार रहा है और ये एक बिल्कुल अलग टाइप का कीड़ा है। टास्क फोर्स के ऑफिसर्स एल से भी पूछते हैं कि कीड़ा के दूसरे वर्जन के होने के चांसेस कितने हैं, तो एल का कहना है कि 90% से भी ज्यादा, क्योंकि असली कीड़ा कभी भी मासूम लोगों को नहीं मार सकता था। एल फिर लाइट के फादर से कहता है कि लाइट को भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प देने के लिए बुला लो। इसके बाद हम ताकीशीटा स्ट्रीट में एक नए कैरेक्टर शिनिगामी को देखते हैं जिसका नाम रेम है। रेम की मदद से हमें ये पता चलता है कि वो जो टेप्स कीड़ा के नाम से भेजे गए थे वो एक्चुअली मीसा ने भेजे थे। मीसा के पास शिनिगामी आइस होती हैं जो उसे किसी भी इंसान का नाम और उनकी जिंदगी की टाइम लिमिट दिखाती हैं, लेकिन उसके बदले में मीसा को अपनी आधी जिंदगी शिनिगामी को देनी पड़ती है। मतलब ये सेकंड कीड़ा पहले ही शिनिगामी से डील कर चुकी है, जबकि लाइट यागामी ने ऐसी डील को पहले ही ठुकरा दिया था। मीसा के पेरेंट्स का मर्डर हो चुका था और उन मर्डरर्स को कीरा ने मार दिया था और इसी वजह से कीरा के लिए उसके मन में बहुत इज्जत और प्यार होता है। एक दिन मीसा कीरा से मिलने के लिए उसके घर आती है और उसे बताती है कि वो उसकी बहुत इज्जत करती है और चाहती है कि वो दोनों मिलकर काम करें। लाइट उसका फेक बॉयफ्रेंड बन जाता है ताकि मीसा के शिनिगामी आइस की मदद से वो एल का असली नाम जान सके और इस तरह से एल के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। रैम जो कि मीसा का शिनिगामी है लाइट को धमकी देता है कि अगर उसने मीसा को कुछ भी हार्म किया तो रैम उसे मार देगा। फिर एक दिन मीसा को एल से मिलने का मौका मिलता है और वो एल का असली नाम जान लेती है, लेकिन इससे पहले ही वो लाइट को एल का असली नाम बता पाती कि एल के ऑफिसर्स मीसा को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उस पर शक हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद मीसा को रैम कहता है कि अगर उसने डेथ नोट की ओनरशिप को छोड़ दिया तो उसकी डेथ नोट से रिलेटेड सभी मेमोरीज, सभी यादें चली जाएंगी। फिर रैम लाइट से मिलता है और उसे कहता है कि अगर उसने रैम को जेल से बाहर नहीं निकाला तो वो लाइट को मार डालेगा। लाइट अब अपना प्लान बनाता है और खुद को टास्क फोर्स के सामने सरेंडर कर देता है। वो कहता है हो सकता है मैं ही कीड़ा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की पूरी अवेयरनेस नहीं थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सरेंडर होने से पहले लाइट ने रियू को ये बताया था कि जब वो जेल में होगा और कोई स्पेसिफिक कोड वर्ड बोलेगा तो इसका मतलब होगा कि लाइट अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को छोड़ रहा है। एल को लगता है कि लाइट अपने आप को कीड़ा होने का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है ताकि वो अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सके, लेकिन लाइट की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है और टास्क फोर्स को इस सिचुएशन को समझना जरूरी है। अब जब लाइट जेल में होता है तो कोई भी क्रिमिनल की डेथ नहीं होती क्योंकि लाइट ने अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर दिया है। इससे उसके दिमाग में डेथ नोट की सारी यादें इरेज हो जाती हैं। लाइट 2 हफ्तों तक जेल में रहता है और उसके पास डेथ नोट नहीं होने की वजह से वो किसी को मार नहीं सकता था, लेकिन इस दौरान 2 हफ्तों तक भी क्रिमिनल्स मरते रहते हैं जो एल को ये बताता है कि लाइट कीड़ा नहीं है और उसका शक गलत था। एल को लगता है कि लाइट को और मीसा को रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन इससे पहले एल एक प्लान बनाता है कि मिस्टर यागामी के साथ। एल का प्लान ये था कि लाइट के फादर उन दोनों को ये कहकर एक जगह ले जाएंगे कि लाइट और मीसा को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। लाइट के फादर उन दोनों को बताते हैं कि एल का ऑर्डर है कि उन्हें मार दिया जाएगा क्योंकि एल को ये लगता है कि लाइट और मीसा कीड़ा हैं, लेकिन एल के पास कोई प्रूफ नहीं था। एल को ये उम्मीद थी कि अगर लाइट और मीसा को मार दिया जाएगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ करेंगे और मिस्टर यागामी को मार देंगे,